आज हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के सिद्धांत को देख लेंगे और साथ में लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन क्या वर्णन करता है। ठीक है, तो उत्पादन फलन क्या होता है? कोई भी चीज को उत्पादित करने के लिए उत्पादन के साधन चाहिए। तो जब उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है उसी को उत्पादन फलन कहते हैं। किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए जाहिर सा बात है, अगर आप खेती भी करते हैं तो खेती करने के लिए भी कुछ उत्पादन के साधन चाहिए, कुछ फैक्टर्स चाहिए, जैसे कि लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, लेबर यानी श्रम चाहिए, कैपिटल पूंजी चाहिए, और कृषि है, आप साहसी हैं तब तो खेती कर रहे हैं। तो ये संसाधन चाहिए, ये साधन चाहिए, तब जाके आप कुछ उत्पादित कर सकते हैं और ये उत्पादन के साधन है। तो यही उत्पादन और उत्पादन के साधन के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है इसी को उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, यहां भी वही चीज लिखा हुआ है कि उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों के बीच जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। या फिर इसको ऐसा समझिए कि जो भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के बीच जो फलनात्मक संबंध है उसको उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच। अब क्या होता है कि इसको ऐसे देखिए, ये है उत्पादन, और उत्पादन क्या है? फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेस। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, LLCE। किसी भी चीज को उत्पादित करने के लिए जाहिर सा बात है लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और इंटरप्राइजेस होना चाहिए, तब तो कोई चीज का उत्पादन होगा। किसी भी चीज को उत्पादित करने के लिए या तो आप खेती कीजिए या फिर आप जूता फैक्ट्री में जूता का उत्पादन कीजिए, तो भी आपको क्या चाहिए? जमीन चाहिए यानी लैंड चाहिए, लेबर यानी श्रम चाहिए, कैपिटल पूंजी चाहिए, और इंटरप्राइजेस यानी आप उद्यमी होने चाहिए, आप साहसी होने चाहिए, तब जाके किसी भी चीज का उत्पादन होता। ठीक, बहुत से किताबों में आपको उत्पादन का जो फंक्शन है इस तरह दिखाया होगा कि क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल, एल मतलब यहाँ लेबर, के कैपिटल, टी तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजी, और एन लैंड। ठीक है, तो हम इसको याद रखते हैं अपने ट्रिक के हिसाब से, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे तो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर में आपको साफ पता चल रहा है कि किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए ये आउटपुट है। ठीक है, किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए कम से कम आपको उत्पादन के कुछ साधन चाहिए ही चाहिए। जैसे यहाँ लैंड है, ये मशीन है, चाहे इसको टी समझिए या फिर कुछ और भी समझ लीजिए, और ये क्या हो गया? लेबर है। ठीक, तो ये सब चीज जब तक नहीं लगेगा तब तक कोई भी चीज का उत्पादन नहीं होगा। तो कहने का यही मतलब है कि उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसको उत्पादन फलन कहते हैं। और किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए हमको कम से कम 4 उत्पादन के साधन चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेस, LLCE। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, तो याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था हम लोगों का कि उत्पादन फलन क्या वर्णन करता है? तो ऑप्शन है इनपुट, इनपुट कीमतों और आउटपुट कीमतों के बीच संबंध। जाहिर सा बात है कि अभी हम लोग देख ही लिए कि इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन बताता है, लेकिन वो प्राइस का रिलेशन थोड़ी बताता है। इनपुट की मात्रा और आउटपुट की मात्रा के बीच संबंध, यही होगा आंसर। क्या बताता है? द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट क्वांटिटीज एंड आउटपुट क्वांटिटीज। ठीक है, कितना लगाएं कि कितना उत्पादन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, शॉर्ट रन में आमतौर पे कौन सा उत्पादन का कारक स्थिर होता है? इसको भी ऐसे समझ लीजिए। पहले जो उत्पादन फलन है उसका क्या विशेषता होता है कि भौतिक आगत यानी कि फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच रिलेशनशिप होता है, भौतिक आगत और भौतिक निर्गत में संबंध पाया जाता है। दूसरा क्या है? उत्पादन का निर्धारण तकनीकी विकास दर पर निर्भर करता है।
ठीक। और इसमें समय अवधि पाया जाता है, इसमें समय अवधि पाया जाता है, टाइम पीरियड पाया जाता है, ये इसकी विशेषता है। अब आप देखिए कि समय अवधि को दो आधार पर बांटा गया है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है कि उत्पादन, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और भूमि, लैंड, एन है, और यहाँ पे कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। यही तो होता है, अगर आप किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए आप सब साधन, जो साधन है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप खेती कर रहे हैं तो छोटे समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लेबर बढ़ा के उसका उत्पादन बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लैंड तो तुरंत में नहीं बढ़ा सकते हैं ना, सब कुछ तो आप तुरंत में नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यही कहना चाह रहा है कि जो अल्पकाल है, शॉर्ट टाइम में जो प्रोडक्शन फंक्शन है, उसमें कुछ साधन स्थिर तो कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। और इसका 3 स्टेज पढ़ा जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज, जिसमें क्या फिगर बनता है कि जो टोटल प्रोडक्शन है, कुल उत्पादन है, उसका मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन के बीच क्या रिलेशनशिप है, ये पढ़ा जाता। ठीक है। और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें क्या होता है कि इस समय लंबा समय आपको मिल गया तो जितने भी साधन हैं उत्पादन के, सबको आप चेंज कर सकते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब अगर आप खेती करते हैं और लंबा समय मिल गया तो जाहिर सा बात है, अब जितना भी साधन है उसका पूरा पैमाना चेंज कर दीजिएगा, कि लैंड भी बढ़ा सकते हैं, लेबर भी बढ़ा सकते हैं, अपना पूंजी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि इसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। और इसमें ये क्या होता है, ये होता है प्रतिफल का नियम, रिटर्न टू स्केल। ये क्या होता है, रिटर्न टू स्केल के सिद्धांत पे काम करता है। इसको 3 तरीके से पढ़ा जाता है, बढ़ते प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम और स्थिर प्रतिफल का नियम। जैसे कि बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या बताता है, जितना भी उत्पादन के साधन है, जिस अनुपात में परिवर्तन किए उससे अधिक अनुपात में हमको उत्पादन मिल गया। कहने का मतलब जो भी उत्पादन के साधन है उसको हम अगर 10 बढ़ाएं तो उत्पादन 20 हो गया, मतलब कि जितना उत्पादन का साधन बढ़ाएं उससे अधिक उत्पादन हमको प्राप्त हुआ, तो उसको बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल का नियम। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1। ठीक, एग्जाम में इसको भी पूछ सकता है। घटते प्रतिफल का नियम, इसमें क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन है उसको अगर बढ़ाएं, अगर 10 बढ़ाएं तो इसका जो उत्पादन है 20 नहीं बढ़ेगा, यानी कि जितना बढ़ाएं उससे थोड़ा कम ही बढ़ेगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं घटते प्रतिफल का नियम। इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1। ठीक है। फिर बोलते हैं स्थिर प्रतिफल का नियम। इसका मतलब यह है कि जितना उत्पादन के साधन में परिवर्तन किए, उत्पादन में भी उतना ही परिवर्तन हुआ। अगर 10 के बराबर उत्पादन के साधन में परिवर्तन किए, बढ़ाएं उसको, तो उत्पादन भी 10 ही के बराबर बढ़ा। ठीक, तो उसको बोलते हैं स्थिर प्रतिफल का नियम, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और वो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है। याद रखना है आपको, बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या बोल रहा है कि उत्पादन के साधन में अगर वृद्धि किए तो उत्पादन में उससे कहीं अधिक वृद्धि हो गया। घटते प्रतिफल का नियम, उत्पादन के साधन में अगर हम वृद्धि किए तो उसको जो जितना वृद्धि किए उसकी अपेक्षा कम उत्पादन में वृद्धि हुआ। और स्थिर प्रतिफल का नियम, जितना उत्पादन के साधन में परिवर्तन किए उत्पादन में भी उतना ही परिवर्तन हुआ। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्थिर प्रतिफल। अब क्या क्वेश्चन था कि शॉर्ट रन में आमतौर पे कौन सा उत्पादन का कारक स्थिर होता है, मतलब कि कम समय में उत्पादन का कौन सा कारक स्थिर रहता है। आप लंबे समय में तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन
कम समय में आप कौन सा कारक को चेंज कर सकते हैं और कौन सा कारक आपका स्थिर रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बढ़ा घटा नहीं सकते। जाहिर सा बात है कि अगर मान के चलिए उत्पादन के मेन दो कारक समझिए, लैंड और कैपिटल, ठीक है, लैंड और कैपिटल। अब अगर आप मान के चलिए या फिर इसको समझ लीजिए आप कि उत्पादन के मेन दो कारक समझ लीजिए कि लेबर और कैपिटल, ठीक है, सॉरी अभी लैंड बोल दिए थे पर आप याद रखिए कि लेबर और कैपिटल है। अब लेबर और कैपिटल में यानी कि श्रम और पूंजी में कम समय में आप किसको बढ़ा सकते हैं? अगर आप कृषक है, खेती करते हैं, तो कम समय में आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाइएगा? आपके पास उस समय पूंजी भी स्थिर रहेगा, सब कुछ स्थिर रहेगा, उत्पादन के साधन, आप लेबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां पूछा है कौन सा कारक शॉर्ट रन में स्थिर होता है, तो यहां आंसर हो जाएगा पूंजी। कैपिटल क्या होता है? शॉर्ट रन में स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन घटते प्रतिफल के नियम का वर्णन करता है? अभी हम आपको बताए थे कि जो घटते प्रतिफल का नियम यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या बता रहा था कि जितना उत्पादन के साधन में हम लोग परिवर्तन किए उसकी अपेक्षा उत्पादन में उतना परिवर्तन नहीं हुआ, उससे कम ही हुआ, तो क्या हो गया? घटते प्रतिफल का नियम, इसीलिए तो घट रहा। तो इसमें क्या होगा आंसर कि आउटपुट बढ़ने से इनपुट की जरूरत बढ़ती है नहीं, प्रत्येक अतिरिक्त इनपुट यूनिट से आउटपुट में छोटी वृद्धि, यही होगा। कहने का मतलब यही है ना कि इनपुट में जितना हम चेंज किए आउटपुट में उससे कम चेंज हुआ, ठीक, तो वो हो गया घटते प्रतिफल का नियम, ये हो गया आंसर। अगला क्या है, लॉन्ग रन में उत्पादन के कारकों के संदर्भ में क्या है? लॉन्ग रन में यानी कि लंबे समय में, दीर्घ अवधि में उत्पादन के साधन के विषय में क्या है? तो हम आपको बताएं कि लंबे समय में हम पूरा समय मिल गया तो पूरा पैमाना ही चेंज कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि श्रम को केवल परिवर्तित कर सकते हैं, पूंजी को परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं या फिर दोनों को नहीं कर सकते। जैसा बात है दोनों को कर सकते हैं, श्रम और पूंजी दोनों को भी परिवर्तित कर सकते हैं क्योंकि हमको लंबा समय मिला और इसमें हम किसी भी उत्पादन के साधन का पूरा पैमाना ही चेंज कर दिया उत्पादन करने के लिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन को इस रूप में व्यक्त किया जाता है? अभी हम आपको बताएं दो तरीका बताएं, एक शॉर्ट तरीका बताएं, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेस। ये मेरा याद करने का तरीका है, आप किसी भी और भी तरीके से याद कर सकते हैं। लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लैंड, ठीक है। और जो मेन माना जाता है, मेन क्या माना जाता है उत्पादन के लिए? फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल, यही उत्पादन का फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है। तो कौन सा होगा आंसर? यहाँ पे बी होगा। ये सारा क्वेश्चन आ चुका है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अभी हम लोग देख लिए कि सभी इनपुट स्थिर रहते हैं कि चेंज रहते हैं, सभी इनपुट हम लोग चेंज कर सकते हैं, पूरा पैमाना चेंज करते हैं उत्पादन के साधन का। तो इसमें क्या होगा आंसर कि लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सभी इनपुट स्थिर होते हैं, कम से कम एक इनपुट स्थिर होता है, कोई इनपुट स्थिर नहीं होता है। तो यही होगा आंसर, कोई भी इनपुट स्थिर नहीं होता क्योंकि सभी इनपुट यानी कि सभी उत्पादन के साधन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्केल पर प्रतिफल का क्या अर्थ है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल का क्या मीनिंग है कि इनपुट कीमतों और आउटपुट कीमतों के बीच संबंध या फिर इनपुट में आनुपातिक वृद्धि और आउटपुट में होने वाले परिवर्तन के बीच संबंध, यही तो है। क्या हम लोग पढ़ते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोर्शनल इंक्रीजिंग इन इनपुट एंड द रिजल्ट चेंज ऑफ आउटपुट, यही तो पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन स्केल पर प्रतिफल का प्रकार नहीं है? अभी हम लोग देख लिए बढ़ते प्रतिफल, देख लिए बढ़ते स्केल पर प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, स्थिर
यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल भी देख लिए, घटते यानी डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देख लिए थे, लेकिन शून्य स्केल पे प्रतिफल ऐसा तो कुछ देखे नहीं थे। तो ये हो जाएगा आंसर। ये सब होता है और ये नहीं होता, और यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। याद रखना है सबको। बढ़ते स्केल पर प्रतिफल तब होता है जब इनपुट की तुलना में आउटपुट अधिक अनुपात में बढ़ता है। अभी हम आपको क्या बताए थे कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन है उसमें अगर 10 के बराबर चेंज किए तो उसका उत्पादन 10 से अधिक के बराबर चेंज होगा। ठीक है, जितना उत्पादन के साधन में परिवर्तन किए उत्पादन में उससे कहीं अधिक परिवर्तन हुआ तो वो हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बढ़ते प्रतिफल का नियम। और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको बता दिया कि इनपुट की तुलना में आउटपुट अधिक अनुपात में बढ़ता। यही हो जाएगा आंसर हमारा। घटते प्रतिफल का नियम क्या बताता है? घटते प्रतिफल का नियम हम लोग तो देख लिए कि जितना उत्पादन के साधन में परिवर्तन किए उत्पादन में उतना उससे कम परिवर्तन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? घटते प्रतिफल का। तो इसका आंसर क्या होगा कि क्यों आउटपुट इनपुट के साथ अनुपातिक रूप से बढ़ता है, अधिक इनपुट जोड़ने पर सीमांत आउटपुट घटता है, क्यों अधिक इनपुट के साथ उत्पादन अधिक कुशल हो जाता है। बी हो जाएगा इसका आंसर। शॉर्ट रन में जो उत्पादन कुल उत्पादन है टोटल प्रोडक्शन का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार उल्टा यू आकार का होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। जैसे क्या होता है कि हम लोग देखें शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण उत्पादन में इस तरह का चेंजेस होता है। तो इसका रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ टेबल में कि एल क्या हो गया? साधन स्थिर है, और कैपिटल क्या है? साधन परिवर्तनशील है। ठीक है, अब अगर इस दोनों का प्रयोग किए तो उत्पादन हुआ 6 के बराबर। ठीक है, उत्पादन क्या हुआ? 6 के बराबर। लेकिन कैपिटल में हम वृद्धि कर दिए, पूंजी बढ़ा दिए, तो इससे क्या हुआ कि उत्पादन कुछ बढ़ गया। और हमको पता है कि जो सीमांत उत्पादन क्या बोलता है कि किसी भी उत्पादन के साधन का एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया तो उसमें जो उत्पादन में वृद्धि हुआ वही हुआ हमारा सीमांत उत्पादन। तो ये क्या हो गया? बढ़ गया। अब जैसे कि मान के चलिए ये बढ़ गया, तो हम लोग सीमांत, किसी भी चीज का सीमांत कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन n माइनस टोटल प्रोडक्शन n-1। तो 16 में से 6 घटा तो क्या हुआ? 10। 30 में 16 घटा तो 14। 40 में 30 घटा तो 10। इसी के तरह यह मार्जिनल प्रोडक्शन निकला। एवरेज निकालने का तो पता है, कुल परिणामों का योग बाई कुल परिणामों की संख्या, ये तो मैथ है। तो जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? ये कुल उत्पादन है, ये सीमांत उत्पादन है, और ये एवरेज यानी औसत उत्पादन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट स्टेज है, ये वाला भाग फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, ये वाला भाग फर्स्ट स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेज में आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा कि प्रथम अवस्था में जब कुल उत्पादन बढ़ रहा होता है तो सीमांत उत्पादन की क्या प्रतिक्रिया है, इस तरह का सवाल बनेगा तो आपको ऐसे सॉल्व कर देना। फिर क्या होगा? सेकेंड स्टेज आप देख लीजिए, ये सेकेंड स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है। ठीक है, ये सेकेंड स्टेज है। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्शन यहाँ जितना बढ़ रहा था पहले उसका जो बढ़ने का दर है वो घट गया है, और एक कांस्टेंट स्थिर अवस्था में आने का कोशिश कर रहा है, और एकदम हाईएस्ट पॉइंट में आके स्थिर आने, कुछ देर स्थिर रहा। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन अपना हाईएस्ट सबसे मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच जाता है, और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, सीमांत उत्पादन है, वो घट रहा होता है। देख रहे हैं ना, घट रहा है। और जो एवरेज प्रोडक्शन है ये भी घट रहा होता है,
लेकिन ये जीरो तक नहीं जाता है, जैसे कि सीमांत उत्पादन जीरो तक गया है, और थर्ड वाले स्टेज में जो सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक हो जाता है। आपसे ज्यादातर एग्जाम में चांस है कि मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादन वाले से सवाल पूछे। बहुत कम समय में इसको पूरे अच्छे से समझाना मुश्किल पड़ता है, लेकिन आप इसका फिगर या फिर ड्रॉ करके एक बार याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर कोई सवाल आ जाए तो आपको बना देना है। अब क्या पूछा है कि शॉर्ट रन में जो कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन वक्र का आकार कैसा होता है, तो उल्टा यू आकार का होता है। प्रैक्टिस कर लेना है फिगर को, ऐसे बनता है। ये हो गया टोटल प्रोडक्शन, ये हो गया सीमांत उत्पादन, और जहां हाईएस्ट पॉइंट है वहां टोटल प्रोडक्शन। इस तरह से फिगर बनेगा, इसको याद रखना है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज यहाँ होगा, और ये हो जाएगा थर्ड स्टेज। ठीक है, तो शॉर्ट रन में टोटल प्रोडक्शन कैसा होता है, उल्टा यू आकार का होता है। श्रम की सीमांत उत्पादकता किस प्रकार परिभाषित की जाती है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो जब भी मार्जिनल आ गया तो उसमें क्या करना है, किसी भी चीज का एक अतिरिक्त इकाई लगा देना है। तो इसमें क्या होगा, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा उत्पादित अतिरिक्त आउटपुट, यही हो जाएगा आंसर। श्रम की अतिरिक्त इकाई से जो उत्पादन में वृद्धि हुआ उसी को बोलते हैं श्रम की सीमांत उत्पादकता। मान के चलिए कि खेती में पहले 10 लोग लगे हुए थे, तो 100 किलो के बराबर उत्पादन हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो एक और लेबर लगा दिए, 11 लेबर लगा दिए। तो जब 11 लेबर लगा दिए तो एक जब बढ़ गया तो उससे जाहिर सा बात है कुछ और उत्पादन बढ़ेगा, तो उसी को बोलते हैं श्रम की सीमांत उत्पादकता। कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच संबंध क्या है, तो अभी जो हम फिगर ड्रॉ किए थे उसको आपको याद करना होगा, तब ये वाला चीज याद आएगा। जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ रही होती तब एमपी बढ़ रहा होता है, फर्स्ट स्टेज वाला बात बोल रहा है। जब टीपी घटती दर से बढ़ रहा होता है तब एमपी घट रहा होता है, सेकेंड स्टेज वाला बात बोला। और जब टीपी अधिकतम होता है तब एमपी शून्य वाला, ये थर्ड स्टेज वाला बात बोला। मतलब कि जो रिलेशन बताया टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का तीनों फुलफिल करता है, इसका मतलब हो गया उपयुक्त सभी। तो इसी के साथ आज हम लोगों का जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए और एमसीक्यू भी देख ली।